अगर मैं आपसे कहूं आपकी बॉडी से हर सेकंड करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स टकराते हैं, ना तो आप उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, और यही पार्टिकल्स मिलकर इस पूरी दुनिया को बनाते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूल से रिलेटेड 3 बातों को सरल भाषा में समझेंगे। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, यानी मॉलिक्यूल कैसे और क्यों बनते हैं। नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। पॉइंट नंबर 3 में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सिंपल सी टर्मिनोलॉजी, जैसे सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी होती है जिसको कहा जाता है क्वांटम थ्योरी। इस क्वांटम थ्योरी का एक स्टेटमेंट केमिस्ट्री के हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तभी आप लेक्चर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले क्वांटम थ्योरी के उस स्टेटमेंट को ही मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि आज का ये लेक्चर आपको बेहतर समझ में आए। तो क्वांटम थ्योरी के उस छोटे से स्टेटमेंट को ही मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। क्वांटम थ्योरी करती क्या है, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी जिनको आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हैं, उनके बिहेवियर को ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का मतलब यह है, यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एनर्जी के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो ये क्वांटम थ्योरी से आपको मिलेगी। यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो वो आपको क्वांटम थ्योरी से मिलेगी। यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपको क्वांटम थ्योरी से मिलेगी। ये थ्योरी कहती क्या है, ये कहती है कि यदि आपके पास बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जैसे प्रोटॉन होता है, जैसे न्यूट्रॉन होता है, तो ये थ्योरी कहती है कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। आईएनसी का मतलब इंक्रीज करना चाहते हैं। अब इस थ्योरी ने यह भी बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपनी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। क्वांटम थ्योरी ने कहा यदि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं, डीसी मींस डिक्रीज कर देते हैं, तो एनर्जी को डिक्रीज करने से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एनर्जी कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए भी क्वांटम थ्योरी ने कहा यदि कोई भी पार्टिकल किसी भी टाइप के अट्रैक्शन में जाकर इन्वॉल्व हो जाता है तो उस अट्रैक्शन से उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि कोई भी पार्टिकल जितने ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा डिक्रीज होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। यानी क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल को अपनी एनर्जी डिक्रीज करने के लिए उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन एनी अट्रैक्शन, किसी भी टाइप के अट्रैक्शन में उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको पूरी केमिस्ट्री में याद रखना है, हर जगह यूज होगा। यदि पार्टिकल अपनी एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यदि पार्टिकल किसी भी टाइप के अट्रैक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। किसी भी तरीके से आप स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं और मॉलिक्यूल से रिलेटेड उन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, यानी मॉलिक्यूल कैसे और क्यों बनते हैं। देखा जाता है अब से 1500 करोड़ ईयर्स अगो एक ब्लास्ट होता था यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए, जिसको कहा जाता है बिग बैंग। आप लोगों ने सुना होगा। इस बिग बैंग में देखा गया बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स वहां पर फॉर्म हुए, यानी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वहां पर बने। इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज था। जिन पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज था उनको कहा गया प्रोटॉन, शॉर्ट फॉर्म में पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखा गया इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन पर नेगेटिव चार्ज था, इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में ई कह देता हूं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन पर जीरो चार्ज था, इन पार्टिकल्स को कहा गया न्यूट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में एन। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे, समटाइम दे कैन हैव पॉजिटिव चार्ज, समटाइम दे कैन हैव नेगेटिव चार्ज, समटाइम दे कैन हैव जीरो चार्ज। इन पार्टिकल्स को कहा गया मिशन। अब वापस आते क्वांटम थ्योरी पर। क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं ये सभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहते हैं,
इंक्रीज करना चाहते हैं। केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नहीं, आप भी तो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। क्वांटम थ्योरी कहती है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उनको अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। एनर्जी डिक्रीज करने के लिए उन्हें किसी ना किसी तरह के अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब ये काम करने के लिए ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स करते क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में से कुछ प्रोटॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ न्यूट्रॉन एंड कुछ मिशन आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक गोल घर में जाकर एक साथ कुछ इस तरीके से रहने लगते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगे। अट्रैक्शन लगा है तो इस गोल घर में इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इस गोल घर में खुशी खुशी के साथ रहने लगेंगे। यहाँ पर इस गोल घर को कहा जाता है एटम, आपने सुना होगा। अब यहाँ पर ये जो एटम बना है, ये एटम भी अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है। क्वांटम थ्योरी कहती है हर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है। तो एटम भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आता है, तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है। यदि ये स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है तो इसको क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। एनर्जी डिक्रीज करने के लिए इस एटम को किसी ना किसी टाइप के अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब ये एटम करता क्या है, ये एटम किसी दूसरे एटम के पास जाता है और जाकर उससे कुछ इस तरीके से चिपक जाता है कि इस एटम और उस एटम के बीच में अट्रैक्शन लगने लगे। मान लीजिए इस तरह के 3 एटम्स आते हैं और आकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, कुछ इस तरीके से चिपकते हैं ताकि उनके बीच में क्या लगने लगे, अट्रैक्शन लगने लगे। अब ये अट्रैक्शन कैसे लगता है इस पर भी मैं आऊँगा। अट्रैक्शन लगा है तो डेफिनेटली इन एटम्स की एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और ये तीनों के तीनों एटम यहाँ पर एक दूसरे के साथ चिपककर खुशी खुशी के साथ रहने लगेंगे। अब ये जो एटम का कॉम्बिनेशन बना है जहाँ पर एटम एक दूसरे से चिपके, यानी ये, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब यदि इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखें, इस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो उसको कहा जाता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ये मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कभी कभी मॉलिक्यूल में 2 एटम भी हो सकते हैं, उसको कहा जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कभी कभी 4 भी हो सकते हैं, उसको कहा जाता है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। और यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 4 से ज़्यादा एटम है तो उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मॉलिक्यूल के अंदर ये एटम जाकर आपस में चिपकते कैसे हैं ताकि उनके बीच में अट्रैक्शन लगे। इसके लिए देखा जाता है ये एटम्स 2 तरीके फॉलो करते हैं। एक तरीके में होता क्या है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकालकर दूसरे एटम के अंदर डाल देता है। यदि ये हो रहा है तो ये कहा जाता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, ये एटम्स, एक एटम और दूसरा एटम अपने कुछ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, यानी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पहले एटम के अंदर भी होता है और दूसरे एटम के अंदर भी होता है। यदि ऐसा करते हैं तो ये कहा जाता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और देखा जाता है इन दोनों में से यदि किसी भी एक चीज को फॉलो करते हैं एटम्स, इसका रिजल्ट आता है इनके बीच में अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन को यहां पर एक अलग नाम भी हम दे देते हैं, इसको कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। याद रखिएगा। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसी अट्रैक्शन का नाम होता है केमिकल बॉन्ड। इन केमिकल बॉन्ड को भी फर्दर हम नेमिंग कर देते हैं। यदि केमिकल बॉन्ड यानी अट्रैक्शन बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, तो उस केस में ये जो केमिकल बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और यदि वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, यानी केमिकल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में केमिकल बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स आयनिक बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्ड से आपस में चिपकते हैं और चिपककर खुशी खुशी के साथ रहने लगते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। यदि आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम दोनों एक साथ हैं, यानी मॉलिक्यूल हैव बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एक साथ हैं, तो ध्यान रखिएगा उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल देकर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज
मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। इस मॉलिक्यूल के अंदर मैंने देखा 6 कार्बन एटम है। इस मॉलिक्यूल के अंदर मैंने देखा 13 हाइड्रोजन एटम है। इस मॉलिक्यूल के अंदर मैंने देखा 2 ऑक्सीजन एटम है एंड 3 नाइट्रोजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों एटम्स हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन एटम्स हैं उसको राइट करना है, कार्बन को राइट करना है। और कार्बन एटम्स की जो वहां पर संख्या यानी नंबर्स हैं, कितने कार्बन एटम, 6, उस नंबर को इस कार्बन एटम के सब स्क्रिप्ट पर यानी यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेंशन करना होता है हाइड्रोजन एटम्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, और हाइड्रोजन एटम्स की जो भी नंबर्स हैं यानी 13 हाइड्रोजन एटम है उनको यहां पर मेंशन करेंगे। इस कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के अलावा अब बाकी जो अदर एटम्स बचे हैं, इन अदर एटम्स को अल्फाबेटिकली आप राइट करेंगे। तो O एंड N में पहले क्या आता है, N कितना है 3, O कितने हैं 2। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन बना है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आगे आप पूरी केमिस्ट्री में देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर आप ध्यान से देखें, ये आपको बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन एटम है, 13 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम वहां पर प्रेजेंट है। तो यानी मैं कह सकता हूं किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आपको उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके बारे में बताता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है हमें, टेल अस एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। अब कभी कभी आप देखेंगे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम दोनों एक साथ नहीं होंगे, यानी नॉट हैव बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। यदि इस तरह का मॉलिक्यूल आपके पास आता है तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है और एक सल्फर एटम वहां पर प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन दोनों एक साथ नहीं है, हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी इस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एटम है, इन सभी एटम्स की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर को हम देखते हैं। किस एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या है। ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वहां पर जो एटम्स हैं उन एटम्स की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या है, यानी उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कितनी होती है, इसकी वैल्यू अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपको इन सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जानकारी मिलती है, अब इन सभी एटम्स को आपको राइट कर देना है, यानी राइट all atoms in increasing order of their electronegativity। यानी इन सभी एटम्स को आपको राइट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो भी यहां पर बनेगा वही होगा इस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये कैसे पता लगेगा किस एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम है और किसकी ज़्यादा है, यानी किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसके लिए आपको ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा। यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के एटम्स को मेंशन किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। पूरी केमिस्ट्री में बार बार इस ऑर्डर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो एक बार आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है वो होती है मेटल की, इससे थोड़ा ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की, इससे थोड़ा ज़्यादा फॉस्फोरस की, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, Br, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर जो होती है वो होती है फ्लोरीन की, यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। अब किसी पर आपको पता है क्वांटम थ्योरी कहती है किसी भी
इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी पार्टिकल पर जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी यहाँ से मैं सीधी भाषा में आपसे पूछूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन किस एटम के पास जाना चाहेगा, तो आपका आंसर होगा ये कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास जाना चाहेगा जो एटम उस पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, यानी उसकी एनर्जी को सबसे ज़्यादा डिक्रीज करेगा और उसकी स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा। यानी आंसर है फ्लोरीन। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लोरीन पर जाना चाहेगा इन कंपैरिजन ऑफ मेटल। मेटल पर इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जाना चाहता, ना ही मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है। अब इस ऑर्डर को याद कराने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एक सेंटेंस लिखा है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। मनीष हर पल चाय संग इडली बनाकर नहीं चलो, ऑर्डर फॉलो करो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मनीष हर पल चाय संग इडली बनाकर नहीं चलो, ऑर्डर फॉलो करो। इस सेंटेंस पर थोड़ा सा यदि आप कंसंट्रेट करते हैं तो ये ऑर्डर आपको काफ़ी इजीली से मेमोराइज हो जाएगा। बाकी आपका अपना तरीका है, जैसे भी आप करना चाहें उससे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमने देखा इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है और 2 सल्फर एटम्स हैं। तो इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले हमें उस एटम को लिखना होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी सबसे कम है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर सल्फर एटम है। तो ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन की है तो हाइड्रोजन को राइट कीजिए, इनकी संख्या को यहाँ पर राइट कीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर की है, सल्फर को मेंशन करेंगे। सल्फर की संख्या कितनी है? 2, तो को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर जो एटम्स है वो है ऑक्सीजन एटम, उसको मेंशन कीजिए और उसकी नंबर्स को आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। दिस इज H2SO5 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो आप ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से कोई भी मॉलिक्यूल यदि आपको आता है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका रिप्रेजेंटेशन आप काफ़ी इजीली से क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, जिसमें हम सीखेंगे केमिस्ट्री में बहुत सारे सिंपल से टर्म्स यूज होते हैं, जैसे सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये होते क्या हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें मॉलिक्यूल के बेसिस पर। इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल को लेकर ही चलना चाहूँगा। लेट सपोज मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है H2O, यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। चूंकि मॉलिक्यूल भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होता है, काफ़ी छोटा पार्टिकल्स होता है, यदि ये भी काफ़ी छोटा पार्टिकल्स है तो ये मॉलिक्यूल भी क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना चाहेगा। आपको पता है एनर्जी डिक्रीज करनी है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो इस मॉलिक्यूल को किसी ना किसी टाइप के अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब ये मॉलिक्यूल करता क्या है? अपने जैसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल को अपने पास बुलाता है और पास बुलाने के बाद एक दूसरे से ये मॉलिक्यूल चिपकना स्टार्ट होता है। और ये चिपकने का जो काम है ये कुछ इस तरीके से होता है कि इन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन लगने लगता है। यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, ये मॉलिक्यूल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चिपकना स्टार्ट कर देता है और ये चिपकने का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, यानी कुछ इस तरीके से ये चिपकते हैं ताकि इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगे। अट्रैक्शन लगने लगे। अट्रैक्शन लग रहा है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उस अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है वैन डर वाल्स फोर्स। याद रखिएगा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में भी अट्रैक्शन था, उस अट्रैक्शन को हमने नाम दिया था केमिकल बॉन्ड, लेकिन मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। अब ये जो यहाँ पर मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ चिपकने का जो प्रोसेस था ये कंटिन्यूसली इधर भी ऐसे ही चलता रहता है, कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता रहता है और फाइनली आपको मिलता है ऐसा कुछ जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जैसे मार्कर, जैसे पेन, जैसे टेबल, जैसे हेयर, जैसे कैमरा, यानी पूरी की पूरा यूनिवर्स जिसको आप देख रहे हैं और जिसको आप फील कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पर हम कह देते हैं बल्क मटेरियल, कभी कभी इसको हम मैटर भी कहते हैं। और सबसे कॉमन नेम जो आप इसके लिए देखेंगे केमिस्ट्री में जो कि यूज होगा वो होता है सब्सटेंस। कभी कभी आप इसको सब्सटेंस भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल भाषा में मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी प्रेजेंट है उस सबको आप कह सकते हैं सब्सटेंस। वो मिलकर बना होता है मॉलिक्यूल से,
मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मिशन। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इन सब के बनने का, इसमें केवल क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, एक ही वजह से ये सब ऐसा कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो यहाँ पर तरीका ये फॉलो कर रहे हैं वो है अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज यहाँ पर होने लगती है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है H2O, यानी इससे आपको पता लग रहा है इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। हमेशा याद रखिएगा मॉलिक्यूल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ही रिप्रेजेंटेशन सब्सटेंस का भी होता है, यानी इस सब्सटेंस को भी हम H2O से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यदि किसी सब्सटेंस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे मिलता है तो उसका मतलब जरा समझिएगा क्या होता है। इसका मतलब यह है इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, यानी 2 अलग अलग टाइप के एटम इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। यदि आप देख रहे हैं किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं जैसे यहां पर है, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड। और यदि आप देख रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप एटम प्रेजेंट है तो इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट। तो अब मेरे ख्याल से सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड आपको बहुत इजीली से क्लियर हो गया होगा। मैं सीधी सी सरल भाषा में भी कह सकता हूं आपसे, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी प्रेजेंट है प्योर फॉर्म में उसको आप कहते हैं सब्सटेंस। यदि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट है तो उसको आप कहेंगे एलिमेंट, और यदि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। यदि मैं H2O की बात करता हूँ, H2O की बात करता हूँ जिसकी को हम वाटर भी कहते हैं, तो इसमें अलग अलग टाइप के एटम प्रेजेंट है, तो H2O इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। मैं यहाँ पर कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कौन किसके एग्जाम्पल है। लेट सपोज C6H12O6, यहाँ पर इस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर 6 हाइड्रोजन, 12 कार्बन एंड 6 ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। अनदर एग्जाम्पल में लेता हूँ S8, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही टाइप के एटम है, यानी 8 सल्फर एटम प्रेजेंट है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। अब यदि आपको मॉलिक्यूल से रिलेटेड ये बातें समझ में आई हैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर भी देखना चाहिए।